तो हेलो प्यारे दोस्तों आज यह क्लास 10th का विज्ञान में दोस्तों हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं। और फिजिक्स का दोस्तों क्या है, ये लेक्चर जो हो दोस्तों, ये लेक्चर दोस्तों चौथा है। दोस्तों इसके पहले हमने 3 लेक्चर कर लिए हैं। यदि आपने उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। ये दोस्तों 9वां चैप्टर है फिजिक्स का, यानी विज्ञान में क्या है 9वां चैप्टर जो कि फिजिक्स है और जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। दोस्तों इसके पहले हमने जैसा कि बता दिया है कि 3 लेक्चर कर लिए हैं और ये दोस्तों आज चौथा लेक्चर है। दोस्तों आज यह वीडियो एकदम शानदार होने वाले है, क्योंकि दोस्तों आज हम कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। दोस्तों न्यूमेरिकल्स करने के लिए दोस्तों ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, पहला क्या है, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं दोस्तों, उस नियम को हम लोग देखेंगे। और जो दूसरा टॉपिक है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। पहले दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको देखेंगे और फिर देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो गोलीय दर्पण है ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। और जो अब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में जो पहला है वो क्या है, अवतल दर्पण, क्योंकि गोलीय दर्पण में ही क्या आएगा, अवतल दर्पण। और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब जो अवतल दर्पण है वो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं, 6 नियम होते हैं। और जो उत्तल दर्पण है वो कितने होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो जो अवतल दर्पण है वो उसके कितने नियम होते हैं, 6 नियम होते हैं। और जो उत्तल दर्पण है उसके 2 नियम होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं उसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम दूसरे पर आएंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में ये दोस्तों पहला नियम क्या है, पहला नियम कह रहा है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो दर्पण होता है दोस्तों। अब दर्पण क्या है, दर्पण जब सबसे पहले हम ले लेते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण। ये दर्पण हम लोग ले रहे हैं अवतल दर्पण। अब जानते हैं कि अवतल दर्पण पर क्या होता है, उभरे हुए तल पर क्या होती है, पालिश होती है। ये उभरे हुए तल पर हम लोग दोस्तों पालिश कर दिए। अब यहाँ पर क्या है, अवतल दर्पण के मुख्य दर्पणों के मुख्य अक्ष के समांतर जो होती चलने वाली प्रकाश की किरण। दोस्तों यहाँ क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जो होती है वो परावर्तन के पश्चात जो होती है मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, गुजरती है। लेकिन यह जो कंडीशन है वो किस में लागू करता है, अवतल दर्पण में। ये कंडीशन दोस्तों किस में लागू करता है, अवतल दर्पण में। तो देखते हैं, तो यहाँ पर जो दर्पण है, अब दर्पण का क्या है, ये ध्रुव है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या है, दर्पण का ध्रुव है। तो अब दर्पण के ध्रुव ये क्या है, मुख्य अक्ष है। और यहीं पर दोस्तों हमें क्या मिल जाती है, वक्रता केंद्र यानी सी मिल गई दोस्तों। अब जो सी है यहीं बीच में क्या होगी, इन दोनों के बीच की जो एकदम सेंटर होगा वहीं पर हमें क्या मिलेगा, फोकस यानी एफ मिलेगा। और ये दोस्तों क्या है, ध्रुव यानी पी है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या है, दर्पण के जो मुख्य अक्ष है, अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है। अब दोस्तों एक बात जानिएगा, जो प्रकाश की किरण होती है वो क्या होती है, हमेशा बाएं ओर से आती है। ये दोस्तों नियम है, जो प्रकाश की किरण होती है वो क्या होती है, हमेशा बाएं तरफ से आती है। तो दोस्तों जब मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है, देखिए दोस्तों ये मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण है वो क्या हो रही है, आ रही है। ये प्रकाश की किरण क्या आ रही है, आ रही है। अब दोस्तों जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, यानी ये जो दोस्तों प्रकाश की किरण आ रही है और परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से क्या होती है, गुजरती है। यहाँ से मुख्य फोकस से दोस्तों चली गई। यानी हमने देखा क्या, यानी मुख्य अक्ष के यहाँ पर क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। ये तो हो गया अवतल दर्पण में। लेकिन यहाँ पर क्या है,
या जाती हुई प्रतीत होती है। मतलब एकदम जाती नहीं है, केवल जाती हुई प्रतीत होती है। और वो कंडीशन कहाँ पर लागू करता है? उत्तल दर्पण में। तो देखिएगा दोस्तों, अब उत्तल दर्पण बनाते हैं। उत्तल दर्पण आप लोग जानते हैं कैसा होता है, जिसके क्या होता है, धंसे हुए तल पर क्या होती है, पालिश होती है। ये धंसा हुआ तल है दोस्तों। धंसा हुआ तल है। और दोस्तों ये दर्पण का क्या है, ध्रुव है। और ये क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पर हमें वक्रता केंद्र C मिल गया और इनके बीच की दूरी क्या मिल गई, फोकस। यानी इन दोनों, ये दूरी जो होगी और ये दूरी जो होगी वो बराबर होगी दोस्तों। ये हमें क्या मिल गया है, ध्रुव मिल गया है। ये हमें F मिल गया है। अब देखिएगा, ये जो मुख्य अक्ष के समांतर दोस्तों क्या होगी, प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी नहीं, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। देखिएगा, यहाँ से प्रकाश की किरण हमेशा दोस्तों क्या होती है, प्रकाश की किरण बाएं तरफ से आती है। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो प्रकाश की किरण होती है वो हमेशा किस तरफ से आती है, बाएं से आती है। अब दोस्तों जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो परावर्तन के बाद कहाँ चली गई, ये दोस्तों ऐसे चली जाएगी। अब दोस्तों अगर यहाँ दोस्तों ये तीर का सिंबल गलत लग गया है, देखिए ये तीर का सिंबल दोस्तों इधर लगेगा। अब दोस्तों अगर कोई भी यहाँ से देखने में क्या हमें पता चल रहा है कि प्रकाश की किरण यहाँ से नहीं, ये दोस्तों जैसे प्रतीत होगा केवल। यहाँ पर देखिए, यहाँ से जैसे देखने में लग रहा है दोस्तों प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, फोकस से। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, परावर्तन के बाद फोकस से जाती हुई केवल क्या होगी, प्रतीत होगी। समझ में आ रही दोस्तों? एक बार फिर से देख लीजिएगा, प्रथम नियम में क्या है, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में पहला नियम क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। ये दोस्तों दर्पण है और मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण चल रही है वो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों फोकस से जा रही है। ये क्या कंडीशन कहाँ पर लागू होगा, अवतल दर्पण में। या जाती हुई कहाँ, प्रतीत होती है। अब दोस्तों उत्तल दर्पण में एक कंडीशन लागू होगा, जाएगा नहीं, केवल जाती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई और परावर्तन के बाद कहाँ से चली गई, यहाँ ऊपर चली गई। लेकिन यहाँ से देखने में प्रतीत हो रहा है कि प्रकाश की किरण फोकस से आ रही है। तो दोस्तों आपको पहला नियम समझ में आ गया। अब हम दोस्तों देखते हैं दूसरा नियम। तो दोस्तों दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के दूसरा नियम क्या कह रहा है, यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, द्वितीय नियम क्या है, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण। अब दोस्तों देखिएगा, वहां पर क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर। अब दोस्तों प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से आ रही है। तो देखिएगा दर्पण सबसे पहले हम ले लेते हैं अवतल दर्पण। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण के उभरे हुए तल पर क्या होती है, पालिश होती है। आप लोग दोस्तों प्रकार से बनाइएगा, बहुत अच्छी तरीके से बनेगा दर्पण आप लोगों से। और दोस्तों ये जो चित्र बता रहे हैं इसको दोस्तों यहाँ पर जो डिफिनेशन लिखने के बाद द्वितीय नियम को, उसके नीचे ये चित्र जरूर बना लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको समझने में कठिनाई होगी। देखिए यहाँ पर इस दर्पण को हम कौन सा दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण पे ऊपरी से यहाँ पर उभरा हुआ तल होता है दोस्तों, उस पर क्या होती है, पालिश होती है। और जो धंसा हुआ तल होता है वो क्या होता है, परावर्तक होता है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे इसको दर्पण का ध्रुव यानी P। अब ये क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। ये क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। यहीं पर हमें क्या मिल जाएगा, वक्रता केंद्र यानी C मिल जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, मुख्य फोकस F मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तित होकर क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समझ में आया? यहाँ पर जो प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पर क्या आ रही है, प्रकाश की किरण जो आ रही है वो क्या होगी, परिवर्तित होकर ये मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर हो जाएगी। यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रही है
और यहाँ से क्या होगी, परिवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस दोस्तों एफ को थोड़ा किनारे बना लीजिएगा, हम लोग एफ को यहाँ पर बना ले रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, ये तो बात हो गई अवतल दर्पण की। ये दर्पण कौन सा है, ये तो दर्पण हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हमने क्या देखा, यहाँ पर जो इस दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वो परिवर्तित होकर क्या हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। अब यही प्रक्रिया हम उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे। उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसके धंसे हुए तल पर क्या होती है, पालिश होती है। धंसे हुए तल पर दोस्तों क्या होती है, पालिश होती है। अब इसको हम मान लेंगे दर्पण का ध्रुव यानी P, और ये क्या होगी, मुख्य अक्ष। ये दर्पण का क्या हो गया, वक्रता केंद्र C, और ये F। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी वो क्या होगी, आने के बाद मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आ रही है। अब आने के बाद क्या होगी, परिवर्तित होकर यहाँ से दोस्तों आ रही है। इस रेखा को दोस्तों जो यहाँ पर जो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा उसको रेखा को डॉटेड बनाइएगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से देखने में प्रकाश की किरण क्या हो रही है, जैसे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से आ रही है। अब दोस्तों जब आएगी प्रकाश की किरण तो परिवर्तित होकर क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। परिवर्तित होकर क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो हमने देखा द्वितीय नियम में क्या देखा कि दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, देखिए यहाँ पर मुख्य फोकस से जा रही है और जाने के बाद यानी परिवर्तित होकर क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोस्तों देखिए ये अवतल दर्पण में और ये उत्तल दर्पण में। यह दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो दोस्तों आपको ये द्वितीय नियम समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं तीसरा नियम। तो दोस्तों ये तीसरा नियम है, और दोस्तों दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 ही नियम होते हैं, और दोस्तों ये लास्ट नियम है। तो क्या है उसको देख लेते हैं। दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, अब वक्रता केंद्र क्या है, C। दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण जो होती है वो दर्पण से परावर्तन के जो पश्चात होता है, यानी दर्पण से टकराने के बाद क्या होगी, अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। यानी दर्पण की वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश की किरण आई है तो परावर्तन के पश्चात फिर से उसी माध्यम में दोस्तों क्या होगी, लौट जाएगी। तो देखिएगा सबसे पहले हम दर्पण कौन सा लेंगे, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के उभरे हुए तल पर पालिश दोस्तों कई बार बता चुके हैं, और धंसा हुआ तल क्या होता है, प्रवर्तक होता है। ये मान लेते हैं दर्पण का ध्रुव P है और ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, C है, और ये क्या है, F है। अब दोस्तों यहीं पर ध्यान दीजिएगा, जो दर्पण के वक्रता केंद्र या वक्रता केंद्र C है, अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से अगर एकदम सीधी आएगी, क्या होगी, एकदम अगर सीधी आएगी। यहाँ पर देखिए अब ये प्रकाश की किरण चली, प्रकाश की किरण क्या हुई, चली। अब दोस्तों प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण आ गई। इस तीर को एकदम अच्छे तरीके से बना लें। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरण आई, वो भी कहाँ आई, वक्रता केंद्र पे आई। अब वक्रता केंद्र पे अगर प्रकाश की किरण आई तो क्या होगी, केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो दर्पण से टकराने यानी परावर्तन माने टकराने पर क्या होगी, प्रकाश की किरण उसी माध्यम में क्या हो गई, लौट गई। प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम पे लौट गई। और अब हम देखते हैं किस में, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में कैसे होता है इसको देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में धंसे हुए तल पर क्या हो, पालिश हो, और जो उभरा हुआ तल के हो क्या हो, प्रवर्तक हो।
ये मान लिया दर्पण का ध्रुव P हो गया और ये मुख्य अक्ष है दोस्तों, ये हो गया C और ये हो गया F। अब जब प्रकाश की किरण क्या होगा, आएगी, प्रकाश की किरण क्या होगी, आएगी, वो भी कहाँ, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण। देखिए वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जा रही है, इसको पहले डॉटेड बनाएंगे और यहाँ से पूरा फुल बना देंगे। अब देखिए प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जा नहीं रही है, यानी यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है और यहाँ पर क्या हुई, जाती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ से देखने में लग रहा है कि प्रकाश की किरण सीधा क्या होगी, वक्रता केंद्र से जा रही है। यानी जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गई, वक्रता केंद्र पर गई तो क्या हुआ, अब टकराने के बाद यानी परावर्तन के पश्चात जो होगी वो अपने मार्ग में ही, यानी जिस मार्ग से वो आई थी उसी मार्ग में वापस क्या होगी, लौट जाएगी। तो दोस्तों ये तीनों नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमने एक बार इस तीनों नियम को एकदम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, क्योंकि दोस्तों केवल बताना ही नहीं, अभी हमें 1 घंटे का वीडियो बना दे क्या फ़ायदा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो दोस्तों एक बार हम फिर से आपको रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए पहला नियम क्या था, पहला नियम क्या था, यानी प्रकाश की किरण क्या होगी, ये दोस्तों अवतल दर्पण ले लिया, ये ध्रुव हो गया P और ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ये हो गया C और ये हो गया F। ये तो पहला हो गया। और दूसरे नियम में क्या था, केवल दोस्तों हम अवतल दर्पण लेकर आपको बता दे रहे हैं, रिवाइज कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने उत्तल दर्पण वाला एक बार बता चुके हैं। तो देखिएगा इस दूसरे में क्या है, ये एक अवतल दर्पण और ले लिए, देखिए ये क्या हो गया, एक अवतल दर्पण और हो गया। तीनों को दोस्तों एक बार में हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दे रहे हैं एक गाने के माध्यम से। ये क्या होगा, ध्रुव हो गया, ये मुख्य अक्ष, ये हो गया C, ये हो गया क्या, मुख्य फोकस F। और ये दोस्तों तीसरा क्या है, तीसरा ये हो गया ध्रुव P, ये हो गया C, ये हो गया F। अब दोस्तों पहले नियम में क्या था, यानी प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर अगर आएगी तो क्या होगी, फोकस से जाएगी, यानी समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। क्या हो गया, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से आएगी तो क्या होगी, समांतर हो जाएगी। फोकस से आएगी क्या होगी, समांतर हो जाएगी। और अगर दोस्तों सेंटर से आएगी तो सीधी सीधी जाएगी, यानी अगर सेंटर से आएगी तो उसी माध्यम में क्या होगी, वापस लौट जाएगी। ये प्रकाश की किरण अगर आई तो सेंटर से आई तो टकरा करके क्या होगी, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो दोस्तों देखिए कि समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, क्या होगा, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आएगी तो क्या होगी, समांतर हो जाएगी, और अगर सेंटर से आएगी तो सेंटर को जाएगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के अगर समांतर आएगी तो क्या होगी, फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से आएगी यानी मुख्य फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी किसके, मुख्य अक्ष के। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो प्रकाश की किरण आ रही है फोकस से वो क्या होगी, इसके समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखने में थोड़ा तिरछा लग रहा होगा, इसको सीधा कर लीजिएगा। अब दोस्तों एकदम सीधा तो बन नहीं पाएगा, लेकिन हम बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, यानी यहाँ पर क्या होगी, फोकस से अगर आएगी तो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात क्या होगी, पश्चात माने बाद में क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर हो जाएगी। और अगर सेंटर से आएगी तो क्या होगी, सीधी सीधी वापस जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग में चली जाएगी। और दोस्तों यही नियम जो होता है वो उत्तल दर्पण के लिए लागू होता है। हमने दोस्तों एक गाने के माध्यम से आपको इस तीनों नियम को समझा दिया है। तो दोस्तों अब हम
ये दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के केवल एक ही टॉपिक करेंगे। और दोस्तों ये दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, ये पहला टॉपिक हमने देख लिया है। उसके बाद गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम को दोस्तों हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर अभी हम उसको देखेंगे तो 6 नियम है, और उसके बाद अवतल दर्पण द्वारा, उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा 2 नियम है। तो दोस्तों बताने में ये जो वीडियो होगा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जिसको दोस्तों आप लोगों को देखने में ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए हम केवल इसी टॉपिक को देखते हैं, और जो अगला टॉपिक है उसको दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये तीनों नियम समझ में आ गया होगा। इस दोस्तों तीनों नियम को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर कॉपी में लिख लीजिएगा। चित्र को एकदम बहुत अच्छी तरीके से बनाइएगा। आप लोग चित्र की दिक्कत मत कीजिए दोस्तों, हम लोगों ने अपने नोट्स में एकदम प्रॉपर तरीके से चित्र को एकदम चित्र द्वारा, ग्राफिक्स द्वारा दोस्तों हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा देंगे, जो कि टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। दोस्तों हर चैप्टर का PDF जो है चैप्टर वाइज टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, लेकिन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। हमने जैसा कि रसायन विज्ञान में 2 चैप्टर कंप्लीट किया और उसका PDF टेलीग्राम पर दे दिया है। अगर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो दोस्तों वहां से जा करके उस नोट्स को प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने दीजिए। अभी दोस्तों ये आज हमने चौथा लेक्चर किया है। अब दोस्तों 5वें लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।